हेलो एवरीवन, मैं क्षितिज सक्सेना स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल चलो मैथ्स करें पर। और आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ऐसा चैप्टर है जिसमें हमको बार बार प्रैक्टिस की नीड है, वरना जितने भी हमारे फॉर्मूलेज होते हैं, कंडीशंस होती हैं, उसको हम लोग भूल सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करें हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है ना। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि हमारा पूरा का पूरा जो ट्रिग्नोमेट्री है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल पे रिवॉल्व करता है। राइट एंगल ट्राइंगल, तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल अगर मैं बना लूँ, ये मेरा एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, इसको सी मान लेता हूँ। अब क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो आपको पता है ये एंगल मेरा 90 डिग्री होगा। अब हम सभी लोगों ने एक थ्योरम पढ़ी है जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, अब पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि जो हमारा परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है प्लस बेस स्क्वायर होता है वो इक्वल टू होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के। तो ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम होता है जो कि हम हमने एट्थ और नाइन्थ क्लास में पढ़ा है। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जो सबसे बड़ी साइड होती है वो हमेशा हमारी हाइपोटेन्यूज ही होती है। सबसे बड़ी साइड इज ऑलवेज हाइपोटेन्यूस। अब दो लाइनें हमारी बची जो कि आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री फॉर्म कर रही हैं। अब लेट से मैं यहाँ पे इसको परपेंडिकुलर मान लेता हूँ और इसको बेस मान लेता हूँ, या फिर मैं इसको बेस भी मान सकता था या इसको मैं परपेंडिकुलर भी मान सकता था। अब ये चीज़ डिपेंड करती है मेरे एंगल के ऊपर। अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात करूँ तो ये चीज़ डिपेंड करती है मेरे एंगल के ऊपर कि मैं एंगल कौन सा ले रहा हूँ। लेट से अगर मैं एंगल सी ले रहा हूँ, मेरे क्वेश्चन में जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में जिस एंगल की बात हो रही है, अगर वो एंगल मेरा सी है, सी, तो हमेशा हमको एक चीज़ ध्यान रखनी है। यहाँ पे मैं आपके एक नोट लिख रहा हूँ। नोट नोट ये है कि एंगल इज ऑलवेज फॉर्म्ड बिटवीन बेस एंड हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब ये है कि जब भी हमारा कोई भी एंगल फॉर्म हो रहा है तो वो एंगल हमेशा हमारा बेस एंड हाइपोटेन्यूज के बीच में ही फॉर्म होगा। एंगल इज ऑलवेज फॉर्म्ड बिटवीन बेस एंड हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एंगल सी, तो सी का मतलब ये है हाइपोटेन्यूज तो हमारा फिक्स्ड रहेगा। अब सी एंगल हमारा हाइपोटेन्यूस और बेस, इसका मतलब है यहाँ से परपेंडिकुलर को मैं हटा दूंगा, तो परपेंडिकुलर मेरा ये ऊपर वाली लाइन हो जाएगी और बेस मेरा ये नीचे वाली लाइन हो जाएगी। अगर मैं लेट से अगर मैं एंगल ए की बात करता, एंगल ए, तो एंगल ए के हिसाब से जो मेरा बेस हो जाता वो ये वाली लाइन हो जाती और परपेंडिकुलर हो जाती ये वाली लाइन। ठीक है, अब धीरे धीरे ये चीज़ हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू भी समझ पाएंगे। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें हमारी पाइथागोरस थ्योरम को हम अप्लाई करते हैं। एंगल सी की बात कर रहे हैं। अब हमको यहाँ पे ध्यान रखने हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, आप सभी लोगों ने अपनी लाइफ में साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, इन सब के बारे में सुना होगा। अब वो सब चीज़ें होती क्या हैं, चलिए आइए एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। ये सब होते हैं हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ऑल दीज आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो अगर मैं सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बताऊं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो हम लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमेशा जो रेशियो होता है, रेशियो वो किसी ना किसी दो दो नंबर्स के बीच में होगा। रेशियो इज ऑलवेज बिटवीन एनी टू नंबर्स। तो सबसे पहले अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करूं, लेट से सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में लेता हूं साइन, और एंगल मैं लूँगा यहाँ पे सी, क्योंकि मैंने यहाँ पे सी को मार्क करा। तो साइन सी का हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होगा, याद करने का बहुत आसान तरीका है। हमको एक शॉर्टकट ध्यान रखना है, वो होता है पंडित भद्री प्रसाद हर हर भोले। पंडित भद्री प्रसाद हर हर भोले, सावन का महीना चल रहा है तो याद रखेंगे पंडित भद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, अब इससे हमको क्या सीखना है, सबसे पहला जो हमारा रेशियो है, सबसे पहला रेशियो, इसको मैं मार्क कर देता हूँ। सबसे पहला रेशियो है हमारा पी और एच का। तो हमको ये ध्यान रखना है पी और एच हमारा होता है साइन का रेशियो। साइन का हो गया हमारा पी अपॉन एच। अब अगर मैं साइन सी की बात कर रहा हूँ, साइन सी, तो सी एंगल के हिसाब से जो हमारा परपेंडिकुलर हुआ वो हुआ ए बी, और एच हुआ हमारा हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस हुआ ए सी। इसका मतलब ये है जो साइन सी की वैल्यू हमारी निकलेगी वो हमारी निकलेगी ए बी अपॉन ए सी। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं, मैं आपका ले रहा हूं कॉस सी, कॉस सी। अब जो सेकंड रेशियो हमारा होता है, सेकंड, वो होता है हमारा कॉस का, वो है बी अपॉन एच, बी अपॉन एच। अब कॉस अगर हमारा बी अपॉन एच है तो ध्यान से देखिएगा कि सी एंगल के हिसाब से हमारा बेस क्या है, बीस बेस, बेस है हमारा बी सी, एच है हमारा अगेन सेम दैट इज हाइपोटेन्यूस ए सी।
तो कॉस सी का जो हमारा रेशियो निकल के आ गया वो हो गया बी सी अपॉन ए सी, और लास्ट जो है हमारा दैट इज टैन, टैन सी। लास्ट जो हमारा रेशियो होता है वो टैन का होता है, पी अपॉन बी, तो यहाँ पे लिखेंगे पी अपॉन बी, निकल के आया पी इज ए बी, पी इज ए बी एंड बी इज बेस दैट इज बी सी। इसका मतलब टैन सी की वैल्यू जो हमारी आ गई वो निकल के आ गई ए बी अपॉन बी सी। तो सबसे पहले चीज़ जो ट्रिग्नोमेट्री में हमको जानने की है वो ये है कि हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद होने चाहिए, कि अगर मैं साइन की बात कर रहा हूँ, साइन एंगल कोई भी हो सकता है ना, एंगल कोई भी हो सकता है, तो साइन में हम हमारा जो रेशियो होता है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का होता है। कॉस में जो हमारा रेशियो होता है वो बेस और हाइपोटेन्यूज का होता है, और टैन में जो हमारा रेशियो होता है वो हमारा पी अपॉन बी का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये सबसे बेसिक चीज़ है जो कि हमको याद करनी है, और इसके याद करने का सबसे आसान तरीका जो मैंने आप लोगों को बताया वो है पंडित भद्री प्रसाद हर हर भोले। ध्यान रखिएगा, जो पहला रेशियो है वो आपका साइन का है, सेकंड रेशियो आपका कॉस का है, थर्ड रेशियो आपका टैन का है। यस, आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। अब थोड़ा सा और अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो 3 रेशियो हमारे और होते हैं, 3 रेशियो नीचे ही लिख देता हूँ। 3 रेशियो जो हमारे और हैं, ध्यान से देखिएगा वो 3 रेशियो कौन से हैं। चौथा रेशियो जो हमारा है दैट इज कोसेक सी, है ना। एंगल में अभी चेंज नहीं कर रहा, आगे चल के जब क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो उसमें एंगल चेंज करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो रेशियो होता है वो होता है कोसेक सी, कोसेक। तो ये बात हमको ध्यान रखना है कि जो कोसेक हमारा होता है, कोसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, तो कोसेक सी हो जाएगा 1 अपॉन साइन सी। फिर हमारा होता है सेक सी, सेक सी हमारा होगा 1 अपॉन कॉस सी, है ना। सेक जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है कॉस का। और लास्ट जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो होता है कॉट सी, तो ये होगा टैन सी का रेसिप्रोकल, ये होगा 1 अपॉन टैन सी, है ना। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे को कोसेक सी निकालना है तो मुझे साइन सी का रेसिप्रोकल कर देना है। साइन सी अगर हमारा ए बी अपॉन ए सी है तो ऑब्वियसली सी बात है कोसेक सी हमारा ए सी अपॉन ये हो जाएगा ए बी। कॉस सी अगर हमारा बी सी अपॉन ए सी है तो सेक सी हमारा हो जाएगा ए सी अपॉन बी सी। टैन अगर हमारा ए बी अपॉन बी सी है तो कॉट हो जाएगा हमारा बी सी अपॉन ए बी। तो ये सिंपल सा तरीका था, आपको सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद होने चाहिए, धीरे धीरे क्वेश्चन हम इसके करते रहेंगे। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, जो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो दे रखा है हमको कि गिवन टैन ए की वैल्यू हमको दे रखी है 3/4, टैन ए इज 3/4 एंड वी हैव टू फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो सबसे पहले जो मैंने आपको चीज़ बताई थी कि हमारा पूरा ट्रिग्नोमेट्री एक राइट एंगल ट्राइंगल पर रिवॉल्व करता है, तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल मैं बना लूँगा। ये मैंने राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, और हमेशा आप लोगों को हैबिट डालनी है कि अगर टैन यहाँ पे दे रखा है टैन ए, तो हमेशा इस वाले एंगल को ही आपको ए लेना है। इससे आपका क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाएगा, है ना, थोड़ा सा आपको क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अब इसको ए ले लिया तो लेट से चलो इसको बी ले लेता हूँ और इसको सी ले लेता हूँ। अब मेरे को दे रखा है टैन ए इज इक्वल टू 3/4, टैन ए इज इक्वल टू 3/4। अब टैन ए की वैल्यू अगर मेरी 3/4 है तो अभी हम लोगों ने सीखा था कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारी टैन की होती है वो होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब दोबारा से एंगल ए के हिसाब से जो हमारा परपेंडिकुलर होगा वो होगा हमारा 3, लेट से उसको 3 मान लेते हैं, और जो बेस होगा हमारा वो होगा 4, बेस हो गया हमारा 4। तो अब अगर मुझे सीधा सीधा मैं उसको 3 और 4 तो नहीं लिख सकता, है ना, क्योंकि हमको यहाँ पे फ्रैक्शन में दे रखा है, क्या पता है लोएस्ट फॉर्म में हो। तो इसको हम किसी एक कॉमन वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेट से x हो गया और ये भी x हो गया। ठीक है, अब हमको यहाँ पे हमारे पास p है और b है। हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है, पाइथागोरस थ्योरम इज p² + b² = h²। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं अप्लाई कर दूंगा तो ये मेरा निकल जाएगा 5x। ठीक है, ये मेरा निकल गया 5x। अब क्वेश्चन हमारा है कि वी हैव टू फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमको फाइंड करने हैं। तो टैन हमको दे रखा है। अब सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेट से हम लोग फाइंड करते हैं साइन ए, साइन ए। अब साइन का जो हमारा रेशियो था वो क्या था, वो था p/h, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखें तो परपेंडिकुलर ए के हिसाब से तो हमारा 3x ही है और हाइपोटेन्यूज से हमारा 5x। तो अगर इसको मैं कट आउट कर दूं तो साइन ए की जो वैल्यू हमारी निकल के आ गई वो निकल के आ गई 3/5। साइन ए की वैल्यू निकल के आ गई 3/5। सेकेंड फाइंड करेंगे कॉस ए, है ना। कॉस का हमारा रेशियो क्या था, कॉस का हमारा रेशियो था b/h, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है हमारा 4x, हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा 5x, x से x कट गया। तो कॉस ए की वैल्यू भी हमारी निकल के कितनी आ गई 4/5 निकल के आ गई। टैन हमको दे रखा है, तो थर्ड जो हम फाइंड करेंगे, टैन दे रखा है उसको तो निकालने की नीड नहीं है, हम लोग निकालेंगे कोसेक ए। अब कोसेक ए मैंने आपको बताया था वो होता है 1/sin ए। तो साइन ए की वैल्यू अगर हमारे 3/5 है तो कोसेक ए की वैल्यू हमारी इसका रेसिप्रोकल 5/3 निकल जाएगी।
है ना। फिर हमको निकालना है सेक ए। सेक ए जो हमारा होगा वो 1/cos होगा। सेक जो होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो सेक ए की वैल्यू हमारी निकल के आ गई, कॉस का रेसिप्रोकल हो गया 5/4। ये हमारा जो है सेक ए निकल गया। लास्ट रेशियो हमारा बचा कॉट ए। कॉट जो होता है वो हमारा टैन का रेसिप्रोकल होता है। अब तो इसकी वजह से कॉट की वैल्यू हमारी निकल गई। टैन अगर 3/4 क्वेश्चन में ही गिवन है तो इसका रेसिप्रोकल हो गया 4/3, है ना। यहाँ पे कॉट, इसको दोबारा लिखते हैं, कॉट ए, एंगल ज़रूर लिखना है, ये हो गया मेरा 4/3। तो सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमको दे रखा था टैन, उसकी वजह से सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहला स्टेप हमारा था कि हमने यहाँ पे इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हाइपोटेन्यूस निकाल लिया, है ना। अब क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है, क्या पता आपको इन तीनों साइड में से लेट से एच और पी दे रखा हो, आपको बी निकालना है ना। आपको कोई भी दो वैल्यूज़ दे रखी होंगी, तीसरी आपको ये पाइथागोरस थ्योरम लगा के ही निकालनी है। और किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमको दे रखा है तो उससे हम बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम अपने निकाल सकते हैं। बस आपको ट्रिग्नोमेट्रिक का जो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला था, है ना, जो रेशियोज निकालने का फॉर्मूला था वो आपको ध्यान में रखना है ना। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, ठीक है। इन ट्राइंगल ओ पी क्यू राइट एंगल एट पी, है ना। एक ट्राइंगल हमको दे रखा है, सबसे पहले ट्राइंगल बना लेंगे, है ना। ट्राइंगल है ओ पी क्यू राइट एंगल एट पी, इसका मतलब ये है कि जो हमारा राइट एंगल 90 डिग्री बन रहा है वो पी पे बन रहा है, ठीक है। और हमको दे रखा है ओ पी क्यू को यहाँ मान लेता हूँ, है ना। हमको दे रखा है ओ पी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ओ पी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिफरेंस दे रखा है ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओ क्यू माइनस पी क्यू का हमको 1 सेंटीमीटर डिफरेंस दे रखा है। तो चलिए सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ जो चीज़ हमको दे रखी है। ओ पी की वैल्यू हमको दे रखी है 7 सेंटीमीटर, है ना। ओ क्यू माइनस पी क्यू की वैल्यू हमको दे रखी है 1 सेंटीमीटर, है ना। और क्योंकि हमको यहाँ पे हमेशा पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अगर लिख दूँ यहाँ पे, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी मेरी, वो होगी ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर। ये सिंपल सी पाइथागोरस थ्योरम होगी हमारी। यस, अब आप ध्यान से देखिएगा, हमको यहाँ पे ओ पी की वैल्यू दे रखी है 7, तो ये हो गया 7 प्लस पी क्यू और ओ क्यू के बीच में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको इन दोनों के बीच में डिफरेंस 1 सेंटीमीटर दे रखा है। तो लेट से मैं यहाँ से इसी स्टेटमेंट से ओ क्यू की वैल्यू निकाल लेता हूँ, जो कि निकल के आएगी 1 प्लस पी क्यू, है ना। ओ क्यू की मैंने निकाल ली 1 प्लस पी क्यू, तो यहाँ पे पी क्यू स्क्वायर को मैं एज इट इज लिख दूंगा, और यहाँ पे ओ क्यू की जगह पे मैं लिख दूंगा 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर, 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर। तो चलिए अब इसको सिंपली सॉल्व करेंगे। 7 का स्क्वायर हो गया, इसको चलिए आगे कर देता हूँ। 7 का स्क्वायर हो गया 49 प्लस पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। गलती बहुत सारे बच्चे ये करते हैं, वो सीधा 1 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर लिख देंगे, नहीं, यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो वो होगा ए स्क्वायर मतलब 1 प्लस बी स्क्वायर हुआ पी क्यू स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये होगा 2p क्यू। अब आप लोग देख सकते हैं ये पी क्यू स्क्वायर से ये पी क्यू स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ये 1 वहाँ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2p क्यू इज इक्वल टू 48, जिससे हमारी पी क्यू की वैल्यू निकल के आ गई 24, है ना। पी क्यू की वैल्यू जो हमारी निकल के आ गई वो निकल के आ गई 24। अब पी क्यू की वैल्यू अगर 24 हमारी निकल के आ गई, तो इस इक्वेशन में अगर पुट कर देंगे तो यहाँ से हमारी ओ क्यू की वैल्यू भी निकल के आ जाएगी 25। इसका मतलब ये है कि एक ट्रायंगल की तीनों साइड हमको मिल चुकी हैं। पी क्यू जो हमने निकाला वो हमने निकाला 24, और ओ क्यू जो हमारा निकला वो निकला 25। अब पाइथागोरस ट्रिपलेट्स अगर आप लोगों को याद हैं, अगर याद नहीं है तो धीरे धीरे करके याद करिएगा। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट 7, 24 और 25 हमारा पाइथागोरस ट्रिपलेट ही फॉर्म करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने ट्रायंगल की तीनों साइड निकाल ली। क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ। अब क्वेश्चन हमारा है कि वी हैव टू डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन क्यू एंड कॉस क्यू। साइन एंड कॉस की हमको वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले अगर मैं साइन क्यू निकालूं, तो साइन का हमारा रेशियो क्या होता है, रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखिए क्योंकि एंगल क्यू है, तो क्यू हो गया हमारा ये वाला एंगल, और मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में एक लाइन लिखवाई थी कि एंगल इज ऑलवेज फॉर्म्ड बिटवीन हाइपोटेन्यूज एंड बेस, और इसमें हाइपोटेन्यूज हमारा फिक्स्ड ही रहता है, बट बेस एंड परपेंडिकुलर चेंज हो सकता है। अब क्योंकि क्यू हमारा नीचे है, तो ऑब्वियसली सी बात है, जो ये 24 है ये हमारा बेस होगा, ये 7 हमारा परपेंडिकुलर होगा, 25 तो हमारा हाइपोटेन्यूज है। तो P अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हो गया 7, हाइपोटेन्यूज हो गया 25। इसका मतलब है साइन क्यू की वैल्यू आ गई हमारी 7 अपॉन 25। वैल्यू फाइंड करनी है हमको कॉस क्यू की। कॉस का क्या रेशियो होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस है हमारा 24 और हाइपोटेन्यूज है हमारा 25, तो कॉस की वैल्यू आ गई हमारी 24 अपॉन 25।
तो हमसे क्वेश्चन में साइन क्यू और कॉस क्यू की वैल्यू फाइंड करने को पूछा था, जो कि हम लोगों ने निकाल दिया। लेकिन इस क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा कि हमको डायरेक्टली गिवन नहीं था कि हमारे ट्राइंगल की साइड्स क्या हैं, है ना, हमको यहाँ पे भी पहले फॉर्मूला करके उसको निकालना पड़ा, फिर हमारा आंसर आया। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आप लोगों के एग्जाम में काफ़ी आते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट पे अगर बढ़े। ठीक है, हमको दे रखा है 15 cot A इज इक्वल टू 8। 15 cot A इज इक्वल टू 8, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन A एंड सेक A। तो चलिए दोबारा से सबसे पहला स्टेप क्या होगा हमारा, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल। अब क्योंकि हमको देखिए, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं हमको एंगल दे रखा है A, तो खुद से ही सबसे पहले ये नीचे वाला एंगल को A मार्क कर लेंगे, इसको B और इसको C। अब हमको दे रखा है 15 cot A इज इक्वल टू 8। अब 15 cot A इज इक्वल टू 8 दे रखा है, तो इससे मैं cot A की वैल्यू निकाल सकता हूँ, वो हो जाएगी हमारी 8/15। और cot मेरे को पता है कि वो tan का रेसिप्रोकल होता है, तो tan A की वैल्यू हो जाएगी 15/8। और tan का जो रेशियो होता है, tan का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसका मतलब ये है कि मैं इस कंडीशन से ये बता सकता हूँ कि जो मेरा BC होगा, एंगल A के हिसाब से जो हमारा परपेंडिकुलर है दैट इज़ BC, उसकी वैल्यू होगी मेरी 15x, है ना। कोई ना कोई एक वेरिएबल साथ में ज़रूर लेना है, अगर आप सिंगल वैल्यू लिख रहे हो। तो परपेंडिकुलर हो गया हमारा 15x, बेस हो गया हमारा 8x, बेस हो गया हमारा 8x। अब दोबारा से यहाँ पे अगर आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट्स याद हैं तो तुरंत आप यहाँ पे इसको 17x लिख सकते हो, है ना। लेकिन अगर पाइथागोरस ट्रिपलेट्स आपको याद नहीं है तो कोई नहीं, कॉपी में एक बार करके शो कर देते हैं, है ना। एग्जाम में भी आप वैसे इसको शो कर सकते हो, अगर आपके क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आया है तो आप लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। फॉर्मूला तो सबसे पहले लिखना है, फिर परपेंडिकुलर हमारा क्या दे रखा है 15x का होल स्क्वायर, प्लस बेस हमको दे रखा है 8x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। इसके आगे करें, 15 का स्क्वायर होता है 225x स्क्वायर, प्लस 8 का स्क्वायर हुआ 64x स्क्वायर, एंड ये हो जाएगा आपका इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं 225 प्लस 64 हो गया 289x स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो जिसकी वजह से जो हमारा हाइपोटेन्यूज है वो निकल के आ गया 17x, है ना, वो निकल के आ गया हमारा 17x। तो सबसे पहले स्टेप में तो हमने क्या किया, हम लोगों ने तीनों साइड्स की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब जो मेन क्वेश्चन है हमारा, हमको दे रखा है वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए। साइन ए, तो साइन का रेशियो होता है P/H। P है हमारा एंगल A के हिसाब से जो परपेंडिकुलर है दैट इज 15x, H है हमारा 17x, तो x कट गया, तो साइन A की जो हमारी वैल्यू आ गई वो आ गई 15/17। साइन A की वैल्यू हमारी आ गई। अब फिर हमको दे रखा है सेक A। सेक A, अब ये बात आप लोगों को पता है कि जो सेक होता है हमारा वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो कॉस का रेशियो जो हमारा होता है, कॉस का रेशियो क्या होता है, कॉस का रेशियो होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो उसका अगर रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज हमारा एंगल A के हिसाब से तो सेम ही रहेगा वैसे 17x, बेस हो गया हमारा 8x, x कैंसिल आउट हो गया, तो सेक A की जो हमारी वैल्यू निकल गई वो निकल गई 17/8, है ना। इसी सेम तरीके से आपसे कोई भी वैल्यू, है ना, लेट इट बी एनी रेशियो, है ना, कोई भी रेशियो अगर आपसे यहाँ पे पूछा गया तो सेम तरीका अप्लाई करके आप लोग फाइंड कर सकते हैं। बट जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मेन फॉर्मूला मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, तरीका बताया था याद करने का, वो चीज़ आपको याद होना चाहिए। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको उसको भी ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आई होप समझ में आया आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। चलिए अब जो हमारा आता है अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़, है ना। हमने अभी तक पढ़ा, अगर लेट से मेरा आता है साइन A, साइन का रेशियो मैंने पढ़ा, सीधा सीधा मुझे पता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। कॉट का मैंने पढ़ा, टैन का मैंने पढ़ा, लेकिन अब जो हमारा क्वेश्चन आता है वो हमको सीधा दिया होगा कि हमको वैल्यू फाइंड करनी है साइन 30 की, हमको वैल्यू फाइंड करनी है साइन 45 की। तो ये सारी वैल्यूज़ क्या होती हैं, सबसे पहले हम टेबुलर फॉर्म में इसको बनाएंगे, और बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है ना। टेबल भी याद हो जाएगी और कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो वैल्यूज़ भी आपको याद हो जाएंगी, टेबल को भी बनाने की नीड नहीं आएगी आपको। ठीक है, तो चलिए तरीका सीखते हैं कि पहले किस किस तरीके से हमको टेबल बनानी होती है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, फर्स्ट कॉलम में हम लोग लिखेंगे हमारे कौन कौन से रेशियोज़ होते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो रेशियो होता है हमने पढ़ा वो होता है साइन, खाली साइन लिखेंगे, एंगल नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद हमारा होता है कॉस, फिर हमारा होता है टैन, फिर हमारा होता है साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, फिर कॉस का रेसिप्रोकल सेक, फिर टैन का रेसिप्रोकल कॉट। ठीक है, तो ये सबसे पहले हम लोगों ने सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे लिख दिए। उसके बाद हमको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि किन किन एंगल्स पे हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ आती हैं,
है ना, किन किन एंगल्स पे। तो सबसे पहला है हमारा 0 डिग्री पे, फिर है हमारा 30 डिग्री पे, फिर है हमारा 45 डिग्री पे, फिर है हमारा 60 डिग्री पे, और फिर है हमारा 90 डिग्री पे। ये 5 एंगल हैं जिस पे हमको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ को याद रखना है। बहुत आसान तरीका है टेबल को बनाने का, बहुत आसान तरीका। ठीक है, धीरे धीरे करके चलिए सीखते हैं। सबसे पहले हमको काउंटिंग स्टार्ट करनी है 0 से। तो 0 अगर मैं लिख दूँ तो लेट से मैंने यहाँ पे लिख दिया 0 1 2 3 एंड 4। काउंटिंग लिख दी मैंने, सिंपल, कुछ नहीं करा। 0 से काउंटिंग स्टार्ट करके 90 तक 4 नंबर्स मेरे आए। अब ये सारे के सारे नंबर्स को मेरे को 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया। अब हर एक नंबर का मेरे को रूट कर देना है, स्क्वायर रूट। सबका मैंने स्क्वायर रूट कर दिया। अब स्क्वायर रूट करने के बाद जो मेरा आंसर आ रहा है वही मेरे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हैं। अब 0/4 ऑब्वियसली सी बात है 0। 1/4 अगर मैं बोलूँ तो 1 का रूट तो 1 ही होगा, 4 का रूट 2 हो जाएगा, तो 1/2 आ गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इससे ये 2 कट जाएगा, तो 1 का तो 1 ही आएगा, लेकिन 2 का रूट जो होगा वो √2 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो 3 का तो √3 बच जाएगा, और 4 का √2 हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं आप, ये कट जाएगा तो बचा 1। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हमारी साइन, इसको मैं मार्क कर देता हूँ, साइन 0 की वैल्यू है वो है 0 डिग्री, सॉरी नॉट डिग्री, ओनली 0। यहाँ पे डिग्री नहीं बनाना चाहिए था। साइन 0 की वैल्यू जो हमारी है वो है 0। साइन 30 की वैल्यू जो है हमारी वो है 1/2। साइन 45 की वैल्यू जो हमारी आती है वो आती है 1/√2। साइन 60 की वैल्यू हमारी होती है √3/2। एंड साइन 90 की वैल्यू होती है हमारी 1, है ना, वो होती है हमारी 1। तो देखिए सीधा सीधा बहुत सिंपल था। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने काउंटिंग लिख दी 0 से लेकर 0 1 2 3 4, फिर सबको मैंने 4 से डिवाइड कर दिया, फिर अंडर रूट कर दिया। तो जो उस कैलकुलेशन में मेरा आंसर निकल रहा है वो मेरा साइन 0 हो गया, फिर साइन 30 हो गया, फिर साइन 45, साइन 60, साइन 90। अगर सिर्फ साइन की वैल्यूज़ हमको टेबल में निकालनी होती हैं, बाकी सारी, देखिए सिर्फ साइन की वैल्यू हमने निकाल दी, बाकी सारी निकालने की नीड ही नहीं है। कैसे लिखेंगे ध्यान से देखिएगा। साइन की जो वैल्यू आई है उसका उल्टा करते जाइए, वो कॉस की वैल्यू आ जाएगी। पहले यहाँ पे साइन में लास्ट में 1 था, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में 1 आ जाएगा। फिर है √3/2, तो वो 30 का आ जाएगा, √3/2। फिर 45, तो दोनों में सेम ही है ना। फिर आया 1/2, फिर ये आया 0। तो क्या किया, साइन और कॉस में मैंने सिर्फ ऑर्डर चेंज कर दिया, है ना। ऑर्डर, जो नंबर मेरा यहाँ पे लेफ्ट से राइट जाने पे आ रहा है उसी नंबर को मैंने उल्टा करके यहाँ पे लिख दिया। तो ये मेरी कॉस की वैल्यू आ गई, है ना, ये मेरी कॉस की वैल्यू आ गई, है ना। cos 0 इज़ 1, cos 30 इज़ √3/2, cos 45 इज़ 1/√2, cos 60 इज़ 1/2, cos 90 इज़ 0। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, है ना, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है ना, जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, आगे चल के भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ है उसका, वो है टैन का, टैन। और वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, ध्यान से देखिएगा कि टैन थीटा मान लेता हूँ मैं, टैन थीटा को मैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकता हूँ। टैन थीटा को मैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकता हूँ। अब टैन का उल्टा आपको पता है कॉट होता है, कॉट। तो रेसिप्रोकल अगर टैन का कर दिया तो साइन अपॉन कॉस का भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। तो अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो कि आपको ध्यान रखना है। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे टैन 0 निकालना है, तो साइन 0 डिवाइडेड बाय कॉस 0 निकाल देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 0/1, 0/1 इज 0, ये हो जाएगा 1/2/√3/2, तो ये बचेगा 1/√3। देख सकते हैं ये तो दोनों सेम ही है, 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2, तो आंसर बचा 1। √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर बचेगा √3। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये 1/0 है, तो कभी भी अगर डिनोमिनेटर में 0 आता है ना, डिनोमिनेटर में अगर हमारा कभी भी 0 आ रहा है, तो उसका जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा नॉट डिफाइंड। क्या निकलेगा? नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये मेरा टैन का भी सारी वैल्यूज़ आ गई। टैन 0 इज़ 0, टैन 30 इज़ 1/√3, टैन 45 इज़ 1, टैन 60 इज़ √3, टैन 90 इज़ नॉट डिफाइंड। अब बात करते हैं कोसेक की। कोसेक मैंने आपको बताया इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ साइन। तो साइन 0 की वैल्यू 0 है, तो कोसेक 0 की वैल्यू हो जाएगी, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/0। अब दोबारा से डिनोमिनेटर में अगर 0 आ गया तो ये नॉट डिफाइंड हो गया, है ना। अब दोबारा से साइन 30 1/2 है, तो कोसेक हो जाएगा ओनली 2, 1/2 का रेसिप्रोकल कर देंगे, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा 1,
अगेन वेरी वेरी बेसिक था, बहुत आसान था। अब जैसा हमने साइन और कॉस के साथ किया था वैसे ही कोसेक और सेक के साथ करेंगे, सिर्फ ऑर्डर चेंज कर देना है। 1 पहले आ जाएगा, फिर 2/√3 आ जाएगा, फिर √2 तो √2 ही रहेगा, फिर 2 आ जाएगा और फिर लास्ट में नॉट डिफाइंड आ जाएगा। अब कॉट का मैंने अभी आपको बताया, कॉट जो होता है वो टैन का रेसिप्रोकल होता है। कॉट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टैन। तो दोबारा से 0 है, टैन 0 इज 0, तो कॉट हो जाएगा नॉट डिफाइंड। कॉट 30 डिग्री हो जाएगा 1/√3 का रेसिप्रोकल। कॉट 45 तो 1 ही रहेगा। और कॉट 60, टैन 60 होता है √3, कॉट 60 हो जाएगा 1/√3। ये होता है नॉट डिफाइंड, तो ये भी याद निकल के आपका नॉट डिफाइंड ही आ जाएगा। तो इससे बहुत सिंपल तरीके से हम लोगों ने इसको 1/√3 लिख देता हूँ। बहुत सिंपल तरीके से हम लोगों ने देखा किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ की टेबल बनाई जाती है ना। हम एक बार अगर हमको टेबल बनानी आ गई, अगर मान लेते हैं एग्जाम में अगर आपको वैल्यूज़ याद नहीं आ रही, तो फटाफट से क्या करना है, खाली साइन की वैल्यूज़ निकालनी है। साइन 0, साइन 30, साइन 45, 60, 90, साइन की वैल्यू निकल गई, बाकी तो सारी आपको पता है, या तो आपको उसका रेसिप्रोकल करना है, या तो डिवाइड करना है, या तो आपको ऑर्डर चेंज करके लिख देना है। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, बट प्रैक्टिस चाहिए होगी, है ना। ऐसा नहीं होगा कि आप बिना प्रैक्टिस करे सोचे कि बस एक ही चीज़ एक ही बार देख के मेरे को आ गया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से हमको सारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ निकालनी होती हैं टेबल के थ्रू। अब हम लोग देखेंगे कि इन सारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ का एप्लीकेशन क्या है, क्वेश्चन के फॉर्म में कैसे आती हैं। तो चलिए, ये क्वेश्चन हमको दे रखा है ना, ये हमको क्वेश्चन दे रखा है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। तो सबसे पहला स्टेप तो हमारा बहुत क्लियर होता है, राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, है ना। इसको दोबारा बनाते हैं। ठीक है, मैंने ये राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। अब दे रखा है राइट एंगल एट क्यू, क्यू पे राइट एंगल है ना। तो लेट से चलिए इसको पी मान लेता हूँ, इसको आर मान लेता हूँ। इसका एंगल तो देखो हम सबको पता है, दिस विल बी 90 डिग्री। अब पी क्यू की वैल्यू दे रखी है 3 सेंटीमीटर एंड पी आर की वैल्यू दे रखी है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, वी हैव टू डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ क्यू पी आर मतलब दिस एंगल, ये एंगल की वैल्यू निकालनी है पी आर की। ठीक है, ऑब्वियसली सी बात है, एक तो हमको 90 गिवन है, बाकी दो की हमको वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलिए तो निकालते हैं। सबसे पहले अगर मैं इसको, चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ के हिसाब से हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले अगर मैं कोई भी एक रेशो ले लूँ, लेट से मैं ले लेता हूँ, मैंने ले लिया लेट से अब देखिए आप ध्यान से अगर देखें, मैं आर की बात करूँ, अगर आर की बात करूँ तो आर के हिसाब से मेरे को क्या दे रखा है, मेरे को परपेंडिकुलर दे रखा है और हाइपोटेन्यूज दे रखा है। तो मुझे ये बात पता है कि साइन के अंदर साइन आर अगर मैं निकालता हूँ तो वो होता है परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। इस क्वेश्चन में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा के पहले इसकी वैल्यू भी निकाल सकते थे, बट उसकी नीड नहीं है। ठीक है, उसकी नीड नहीं है। साइन आर की वैल्यू हो गई मेरी पी अपॉन एच। अब आर की वैल्यू तो हमको फाइंड करनी है, लेकिन पी की वैल्यू हमको दे रखी है 3 और एच की वैल्यू दे रखी है हमको 6। एच की वैल्यू दे रखी है हमको 6। तो इसका मतलब ये है, यहाँ से मैंने कंक्लूड कर दिया कि साइन आर की वैल्यू जो हो गई वो 1/2 हो गई। साइन आर इज 1/2। अब यहाँ पे रोल प्ले होता है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ का, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ का अगर आपको हल्का सा भी ध्यान है तो साइन पे किसी एक एंगल पे हम लोगों की वैल्यू आ रही थी 1/2। साइन के किसी एक एंगल पे, 5 एंगल पे हम बात करते हैं, 0, 30, 45, 60 एंड 90, किसी एक एंगल पे हमारी 1/2 भी वैल्यू आती है। तो वो कौन सा एंगल होता है, मेरे को पता है कि साइन 30 जो होता है वो 1/2 होता है। साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 और साइन आर भी इज इक्वल टू 1/2 है। तो इससे मैं कंक्लूड ये कर सकता हूँ कि हमारे जो आर की वैल्यू होगी वो होगी 30 डिग्री। आर की वैल्यू कितनी होगी, 30 डिग्री। इसका मतलब ये है कि हमारा जो एंगल पी आर क्यू हमसे पूछा था वो निकल के आ गया 30 डिग्री। अब ये एंगल अगर हमारा 30 डिग्री आ गया तो ऑब्वियसली सी बात है, ये तो हम बहुत सारे तरीके से निकाल सकते हैं ना, हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही लगाएंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही लगाएंगे। अब ध्यान से देखिएगा, अब मैं बात कर रहा हूँ एंगल पी की, एंगल पी की। अब अगर मैं एंगल पी की बात करूँ तो एंगल पी के हिसाब से जो ये 3 है मेरा, अब ध्यान से देखिएगा, अब ये 3 मेरा परपेंडिकुलर नहीं है अगर मैं एंगल पी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में एक लाइन लिखवाई थी कि एंगल इज ऑलवेज फॉर्म्ड बिटवीन हाइपोटेन्यूज एंड बेस, है ना। तो 6 हमारा हाइपोटेन्यूज तो फिक्स्ड ही रहेगा, हाइपोटेन्यूज तो हर क्वेश्चन में फिक्स्ड है, लेकिन अब पी के हिसाब से जो हमारा बेस हो जाएगा वो हो जाएगा 3। अब कौन सा ऐसा रेशियो होता है, कौन सा ऐसा रेशियो होता है जिसमें हमारी बी और एच आता है, तो मेरे को ये चीज़ पता है, वो होता है कॉस। कॉस पी होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सबसे पहले अगर मैं आपका इसमें बेस लूँ तो बेस हो जाएगा मेरा 3, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा मेरा 6, तो ये आ गया 1/2।
2। अब दोबारा से याद करने वाली बात यह है कि कॉस पे भी किसी एक वैल्यू पे हमारी आंसर 1/2 आता है, कॉस पे भी। तो ये चीज़ मेरे को याद है क्या, कि साइन नहीं, कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, और हमारा यहाँ से कॉस पी की वैल्यू भी 1/2 आ रही है, जिससे मैं ये चीज़ कंक्लूड कर सकता हूँ कि पी जो होगा हमारा वो होगा 60 डिग्री। कितना होगा? 60 डिग्री। तो इससे हमारा एंगल क्यू पी आर भी जो निकल के आ गया वो निकल के आ गया 60 डिग्री। तो हमसे क्वेश्चन में एंगल पी आर क्यू एंड क्यू पी आर के बारे में पूछा गया था। एक एंगल आ गया 30 डिग्री, एक एंगल आ गया 60 डिग्री, है ना। तो और आप लोग देख सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी भी यहाँ पे वेरीफाई हो रही है। और एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, तो अगेन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ की प्रैक्टिस हम लोगों को करनी है, ताकि बिना टेबल बनाए, है ना, बिना टेबल बनाए जैसे हमारे सामने किसी भी कोई भी एंगल आता है हम तुरंत उसका आंसर दे दें। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। ओके, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस साल के बोर्ड्स के अंदर भी ऐसा क्वेश्चन आया था, है ना। हमको दे रखा है साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। हमको दे रखा है कॉस a प्लस बी भी 1/2 है ना। तो यहाँ पे हमारा दोबारा से ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ का रोल प्ले होता है। क्या आप लोगों को याद है कि साइन के किस एंगल पे हमारी 1/2 वैल्यू आती है? अगर देखिए, अगर ये चीज़ याद नहीं होगी तो ये क्वेश्चन नहीं होगा। अगर याद है तो बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा, और ये होता है साइन 30 इज इक्वल टू 1/2। अब साइन a माइनस बी 1/2 है और साइन 30 भी 1/2 है, तो इससे मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि जो मेरा a माइनस बी की वैल्यू है वो है 30 डिग्री। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, a माइनस बी की वैल्यू 30 आ गई। दोबारा से कॉस के किस एंगल पे हमारी वैल्यू 1/2 आती है? वो आती है 60 पे, इज 1/2। यहाँ से मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ कि a प्लस बी की वैल्यू हमारी 60 आ गई, ओनली 60 लिखते हैं, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब दोबारा से हमारा पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का क्वेश्चन बन चुका है। अगर मैं यहाँ से a की वैल्यू निकाल लूँ तो वो निकल जाएगी 30 प्लस b। इसको अगर सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो ये हो जाएगा 30 प्लस बी इज इक्वल टू 60, 2b इज इक्वल टू 30, जहाँ से b की वैल्यू हमारी निकल के आ गई 15, b की वैल्यू हमारी निकल के आ गई 15। अब b की वैल्यू 15 अगर आ गई तो उसको यहाँ पे पुट कर देंगे, तो a की वैल्यू निकल के आ जाएगी 15 प्लस 30 दैट इज 45 डिग्री, 45 डिग्री। ठीक है, तो यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि डायरेक्टली पिछले कुछ टाइम से बोर्ड्स में आ रहा है ना। बस ये चीज़ चेंज हो सकती है, क्या पता आपको दे दे कि tan a माइनस बी इज़ 1/√3। तो आपको पता होना चाहिए कि tan के किस एंगल पे 1/√3 आता है। अगर वो नहीं पता तो ये क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। ओके, अब यहाँ पे दोबारा से हमको क्या करना है, सीधा सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। तो चलिए पुट करते हैं। 5 cos 60, अगर मैं cos 60 की बात करूँ तो मेरे को पता है कि cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4। अब सेक दे रखा है मेरे को। अब मुझे पता है सेक जो रेसिप्रोकल होता है वो मेरा होता है cos का रेसिप्रोकल। अब cos 30 की वैल्यू क्या होती है? cos 30 की वैल्यू होती है, अगर आपको खाली साइन और cos की भी वैल्यू अच्छे से याद है तो बाकी सारी आप निकाल सकते हैं। cos 30 की वैल्यू जो हमारी होती है वो होती है √3/2, √3/2। तो अगर उसका रेसिप्रोकल कर दूंगा तो वो हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर प्लस tan 45, बहुत सिंपल है, 1 वैल्यू होती है, 1 का होल स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाय करेंगे साइन स्क्वायर 30, साइन की वैल्यू होती है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30, cos 30 की वैल्यू √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना, सिर्फ इस इक्वेशन को हमको बहुत ध्यान से सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 5/4 प्लस, अब आप देख सकते हैं 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 जो हो गया 16, और √3 इंटू √3 हो गया 3 प्लस 1 अपॉन ये हो गया 1/4 प्लस 3/4। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली सी बात है, न्यूमरेटर के अंदर एलसीएम लेंगे। 4 और 3 का एलसीएम आ जाएगा मेरा 12। अगर एलसीएम आ गया तो मैं क्या करूँगा, पहले 5 3 जा 15 हो गया प्लस 16 4 जा हो गया 64 प्लस 1 इंटू 12 अगर मैं करूँगा तो वो हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 12। अब आप लोग देख सकते हैं ये तो बन जाएगा 1, तो डिनोमिनेटर तो 1 ही बच गया, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ 15 प्लस 64 हो गया 79,
हाँ 79 हो गया, 79 प्लस 12 अगर मैं करूँ तो बन गया 91/12 जो कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आप लोग देख सकते हैं अगेन बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ यहाँ पे थी हमारी वो थी कि हमको इनकी वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। अगर हमको इसकी वैल्यूज़ याद नहीं होगी ना तो सोचिए इतना सिंपल सा क्वेश्चन भी हमारा मिस्टेक हो जाएगा, है ना, वो इतना सिंपल सा क्वेश्चन भी हमारा गलत हो जाएगा। तो वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। चलिए अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड फॉर्मूले। अब 3 फॉर्मूले हमारे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तीनों के तीनों का यूज़ इस चैप्टर के अंदर बहुत है। तो चलिए सबसे पहला अगर आइडेंटिटी, सबसे पहला फॉर्मूला अगर मैं आपके लिए लिखूँ तो सबसे पहला फॉर्मूला हमारा जो होता है वो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है कि कभी भी दो एंगल अगर हमारे सेम है, एक और दोनों के दोनों एंगल हमारे साइन के साथ हैं और साइन भी स्क्वायर है और कॉस भी स्क्वायर है, उन दोनों का सम है, तो आंसर हमारा आएगा 1। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको करके दिखाऊं, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ थीटा मान लेता हूँ, लेट से सारे क्वेश्चन में थीटा मैं मान लूँगा हमारा 45। अगर मैं लिखता हूँ साइन स्क्वायर 45 प्लस साइन प्लस कॉस स्क्वायर 45, इसका क्या वैल्यू हमारी निकलेगी? अब हमको पता है साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो स्क्वायर करूँगा तो आ जाएगा 1/2 प्लस ये भी 1/2 इज इक्वल टू 1 आ गया। तो वही हमारी आइडेंटिटी है कि कभी भी एंगल हमारा सेम हो और साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को प्लस करूँगा तो आंसर आएगा हमारा 1। सबसे पहली आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा यूज़ इसी आइडेंटिटी का हमारे चैप्टर के अंदर है। सेकेंड आइडेंटिटी जो हमारी है ध्यान से देखिएगा वो है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब देखते हैं दोबारा से प्रूफ करके दिखाते हैं। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, थीटा हमारा 45 है, हर क्वेश्चन में थीटा हमारा 45 ही रहेगा जब तक मैं आपको यहाँ पे प्रूफ दिखा रहा हूँ। टैन 45 की वैल्यू होती है 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये निकल के आया है 2। अब ये बात मेरे को पता है कि सेक 45 हमारा जो होता है कॉस का होता है रेसिप्रोकल, कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो सेक 45 की होगी 1/√2 का रेसिप्रोकल कर दूंगा तो आएगा √2। अब क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है तो √2 का स्क्वायर करूंगा तो वो भी निकल के आएगा 2, है ना, और 2 और 2 सेम आ गया। इसका मतलब ये आइडेंटिटी भी हमारी प्रूफ हो गई। प्रूफ करने का एग्जाम में नहीं आता, बट मैं आपको ऐसी ताकि आपको थोड़ा सा और समझ में आए कि कैसे ये इक्वल है। और तीसरी आइडेंटिटी जो हमारी है वो है 1 प्लस टैन। अब ऊपर वाली आइडेंटिटी में टैन यूज़ हुआ था, नीचे हम लिख कर देंगे टैन का रेसिप्रोकल कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब सेक का रेसिप्रोकल नहीं करना, एक ही जो हमारा रेशियो बचा है वो है कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको चलिए फटाफट से प्रूफ करके देखते हैं। 1 प्लस कॉट की वैल्यू 45 ही होती है तो 1 + 1 2 हो गया। अब दोबारा से अगर मैं आपको देखूँ तो कोसेक 45 की वैल्यू होती है √2 और √2 का स्क्वायर करूँगा तो वो भी 2 निकल के ही आएगा। तो ये 3 आइडेंटिटी हमारी हैं, यहाँ पे आप ऊपर वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ये तीनों आइडेंटिटीज़ का यूज़ हमारे इस चैप्टर के अंदर बहुत है, कब जब हमको किसी भी क्वेश्चन को प्रूफ करना होता है। आने वाले जो क्वेश्चंस हमारे होंगे वो हमारे प्रूफ के ऊपर होंगे कि हमको किसी ना किसी टर्म को किसी की इक्वल प्रूफ करना है, तो ये तीनों की तीनों आइडेंटिटीज़ हमारी वहाँ पे यूज़ होंगी। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है हमको प्रूफ करना है सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए मल्टीप्लाइड बाई सेक ए प्लस टैन ए इज इक्वल टू 1, ये हमको प्रूफ करना है ना। मेजोरिटी क्वेश्चन आपको जो एग्जाम में आते हैं वो प्रूफ वाले आते हैं। तो सबसे पहले LHS लेंगे हम लोग। अब कभी भी प्रूफ करने वाले क्वेश्चन आपके आते हैं तो आपको इन दोनों को LHS को और RHS को इक्वल प्रूफ करना है ना। प्रूफ वाले क्वेश्चंस पहले भी आपने छोटी क्लासेस में भी काफ़ी करे होंगे। अब प्रूफ करने के लिए या तो हम सीधा LHS को सॉल्व करेंगे और वो हमारे RHS की इक्वल आ जाएगा, या फिर LHS को सॉल्व करेंगे वो एक इसी टर्म पे आएगा, फिर RHS को भी सॉल्व करना पड़ेगा तो वो भी सेम टर्म पे आएगा, है ना। तो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों LHS RHS को आपको सॉल्व करना पड़े। तो चलिए पहले LHS देखते हैं। हमारा दे रखा है सेक ए 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस टैन ए, ये हमको यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है। अब ध्यान से करते हुए हम इसको देखेंगे। सबसे पहले हमको दे रखा है सेक ए, तो ये बात मेरे को पता है कि सेक को मैं लिख सकता हूँ 1/cos ए, लिख सकता हूँ, इसको कुछ नहीं करेंगे, 1 माइनस साइन ए को ऐसे लिखे रहने देंगे। अब ये सेक ए है, सेक ए को मैं लिख देता हूँ 1/cos ए प्लस टैन ए को मैं लिख सकता हूँ साइन ए cos ए। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान से देखेंगे, 1/cos ए ऊपर 1 माइनस साइन ए को मैं नीचे डरा। अब आप देख सकते हैं ये डिनोमिनेटर सेम है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे हमारी एक आइडेंटिटी लगेगी। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? पहले एक फॉर्मूला लगेगा हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का, वो होगा
पहले मैं इसको नॉर्मली नोट कर लेता हूँ, 1/cos ए। अब ध्यान से आप लोग देखिएगा, ये है 1 माइनस साइन ए और ये है 1 प्लस साइन ए। तो हम लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी a प्लस बी ए माइनस बी की, वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उस आइडेंटिटी को मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ। ये 1 मेरा a हो गया, साइन ए मेरा b हो गया। तो ये जो मेरा निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा मेरा, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और अपॉन कॉस ए तो है ही, अपॉन कॉस ए तो है ही। तो इस आइडेंटिटी का हमने यहाँ पे अप्लाई, इस आइडेंटिटी को हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। ठीक है, अब दोबारा से एक आइडेंटिटी हमारी जो हमने पीछे अभी फॉर्मूले पढ़े वो अप्लाई होगा। हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो क्या मैं यहाँ से ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा? बिल्कुल, साइन स्क्वायर थीटा को मैंने वहाँ पे भेज दिया। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मुझे क्वेश्चन में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ही मेरा आ चुका है। तो इस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं लिख दूंगा कॉस स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर आप देखेंगे तो कॉस ए, सॉरी थीटा नहीं लिखना, ए लिखना है, कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए इंटू कॉस ए भी हमारा कॉस स्क्वायर ए हो गया। अब आप देख सकते हैं ये दोनों सेम हो गया, तो कट के आ जाएगा 1 विच इज इक्वल टू RHS, विच इज इक्वल टू RHS। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि किस किस फॉर्मूले को मैंने एक ही क्वेश्चन में अप्लाई करा। सबसे पहले तो ये जो हमने अभी थोड़ी देर पहले आइडेंटिटी पढ़ी थी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है ना। किसी भी आइडेंटिटी को, किसी भी फॉर्मूले को आपको पूरे मैथ्स के अंदर है ना रिवर्स में भी यूज़ करना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि सीधा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है ना। अगर कहीं पे लेट से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी आ गया तो उसको भी आपको रिवर्स में पता होना चाहिए कि उसकी वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा होती है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। प्रूफ करना है हमको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो चलिए LHS लिख लेते हैं। पहले LHS दे रखा है हमको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप बहुत ज़रूरी है, याद रखना है। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा इस क्वेश्चन में वो होगा डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा, बाय कॉस थीटा। कॉस थीटा से अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मैं डिवाइड कर दूंगा तो आप लोग देख सकते हैं सिंगल सिंगल करके इसको डिवाइड करेंगे। साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा हो गया मेरा टैन थीटा, माइनस कॉस डिवाइड बाय कॉस हुआ 1 प्लस 1 अपॉन कॉस हुआ सेक थीटा, डिवाइडेड बाय सेम टर्म ही है, बस साइन चेंज हो जाएगा, टैन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। नेक्स्ट स्टेप कुछ नहीं करूँगा, खाली और ऑर्डर चेंज कर दूंगा नंबर का। ये हो जाएगा टैन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, ये हो जाएगा टैन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अगला स्टेप, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज नेक्स्ट स्टेप, हमको यहाँ पे करना है मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, ध्यान से देखिएगा, टैन थीटा माइनस सेक थीटा। टैन थीटा माइनस सेक थीटा से हमको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। तो क्या टर्म बन जाएगी हमारी, टर्म बन जाएगी हमारी टैन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, ये हो जाएगा टैन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। बस छोटा सा काम ये है कि टैन थीटा सेक थीटा को ब्रैकेट में डाल देना है, मल्टीप्लाइड बाय, किससे करना है हमको मल्टीप्लाई, टैन थीटा माइनस सेक थीटा, टैन थीटा माइनस सेक थीटा, और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे टैन थीटा माइनस सेक थीटा। अब इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करूँ तो आप ध्यान से देखिएगा, ये है मेरा टैन थीटा प्लस सेक थीटा, ये टैन थीटा माइनस सेक थीटा। तो जब इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो सिंपली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये हो जाएगा टैन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 दे रखा है, और सॉरी माइनस 1 इंटू, क्योंकि माइनस 1 से भी तो मल्टीप्लाई होगा, माइनस 1 इंटू टैन थीटा माइनस सेक थीटा। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना हमको, सीधा इसे लिख देते हैं टैन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय टैन थीटा माइनस सेक थीटा। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी हमारी यूज़ होगी, और किस तरीके से यूज़ होगी वो चीज़ हमको यहाँ पे समझनी है। मैंने आप लोगों को एक आइडेंटिटी लिखवाई थी अभी पीछे, वो थी 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब इसको थोड़ा सा ऑर्डर चेंज कर दूँ तो ये हो जाएगा मेरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।
है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और हमको ये चीज़ देखनी होती है कि जब हम दो टर्म्स को माइनस कर रहे हैं तो हमारा ऑर्डर बहुत मैटर करता है ना। और इसको हम लोगों ने रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज छोटी क्लास में भी पढ़ी है, जिसको हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, है ना। तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा है, लेकिन आप क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे जो हमको दे रखा है वो दे रखा है टैन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, उल्टा हो गया। तो उल्टे होने का मतलब ये है कि साइन चेंज हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1 है, तो ऑब्वियसली सी बात है टैन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा -1। तो इसकी जगह पे मैंने -1 लिख दिया, और ये हो जाएगा माइनस, इस -1 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस टैन थीटा प्लस सेक थीटा डिवाइडेड बाय टैन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, और इसके साथ में हमारा मल्टीप्लाई में टैन थीटा माइनस सेक थीटा भी है। अब ध्यान से देखिएगा आप लोग कि ये जो ऊपर और नीचे की टर्म्स है 1 टैन और सेक, वही सेम टू सेम नीचे भी है ना, वही सेम टू सेम नीचे भी है। तो हम, और लेकिन एक डिफरेंस है क्या, कि सिंबल अलग है। यहाँ 1 के साथ माइनस है, यहाँ 1 के साथ प्लस है, यहाँ टैन के साथ माइनस है, यहाँ टैन के साथ प्लस है, यहाँ सेक के साथ प्लस है, यहाँ सेक के साथ माइनस है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इन दोनों को कैंसिल आउट कर दूंगा, कैंसिल आउट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, लेकिन जो हमारा आंसर बचेगा वो 1 नहीं बचेगा, वो बचेगा -1। तो ये हो गया -1 अपॉन टैन थीटा माइनस सेक थीटा। अब माइनस को अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो नीचे जितने भी हमारे डिनोमिनेटर में नंबर्स हैं उसका सिंबल चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा विच इज इक्वल टू RHS। और यही चीज़ थी जो कि हमको अपने क्वेश्चन में प्रूफ करनी थी, है ना। तो थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे है वो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कब किससे डिवाइड करना है, कब किससे मल्टीप्लाई करना है, और किस आइडेंटिटी को किस तरीके से हमको अप्लाई करना है। तभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले कि एक ऐसा चैप्टर है जो आपकी प्रैक्टिस मांगता है। प्रैक्टिस एक बार क्वेश्चन करने से हो सकता है आपको उस समय पे तो आ जाए, लेकिन एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमको कॉस ए अपॉन 1 माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए 2 सेक के प्रूफ करना है। ठीक है, प्रूफ करते हैं, आसान क्वेश्चन है। सबसे पहला स्टेप हम लोग लेंगे एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम अगर मैं लूँगा तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, डिवाइड में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा नहीं साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब ध्यान से देखिएगा, एक आइडेंटिटी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी और बोला था बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आप देख सकते हैं ये है कॉस स्क्वायर ए, ये है साइन स्क्वायर ए, तो इनको अगर प्लस करूँगा तो आंसर 1 ही आएगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। 1 प्लस 1 हो गया 2, 2 प्लस 2 साइन ए, 2 कॉमन ले लेता हूँ तो ये बच गया 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कट गया, तो ये हुआ 2 अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस ए की जो वैल्यू हमारी होती है, 1 अपॉन कॉस ए की वैल्यू हमारी निकल के आती है सेक ए, तो ये हो गया 2 सेक ए विच इज़ इक्वल टू RHS, जो कि हमको अपने क्वेश्चन में प्रूफ करना था, है ना। तो अगेन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, बट हाँ प्रैक्टिस चाहिए, वरना आप लोग भूल जाएंगे कब किसका रेसिप्रोकल करना है, कब किसका एलसीएम लेना है। ठीक है, तो चलिए हमारा आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, अगेन टैन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टैन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा करना है। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फॉर्मूलेज अप्लाई होंगे इसके अंदर। देखने में छोटा लग रहा होगा लेकिन फॉर्मूलेज अच्छे खासे इसमें अप्लाई होने वाले हैं। चलिए LHS ले लेंगे, और टैन को मुझे पता है मैं साइन अपॉन कॉस लिख सकता हूँ, कॉस को मेरे को पता है मैं कॉस अपॉन कॉट को कॉस अपॉन साइन लिख सकता हूँ। तो पहले स्टेप में वैल्यूज चेंज कर देते हैं। तो मैंने टैन को लिख दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हो गया 1 माइनस कॉट को लिखूंगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये हो गया प्लस कॉट को क्या लिखूंगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, एक एक करके, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, एक एक करके हमको स्टेप्स करने हैं। न्यूमरेटर में अब आप सेपरेट फ्रैक्शन देखना है आपको, है ना। ये जो फ्रैक्शन है इसको सेपरेटली ट्रीट करना है और इस फ्रैक्शन को सेपरेटली ट्रीट करना है।
ठीक है, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी। अब आप देख सकते हैं इसके न्यूमरेटर में हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन डिनोमिनेटर में मैं एलसीएम ले सकता हूँ। तो अगर एलसीएम ले लूँगा तो पहले न्यूमरेटर ऐसे लिख देता हूँ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एलसीएम लेने के बाद ये बचेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस सेम टू सेम दूसरे फ्रैक्शन में भी लेंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब कभी भी फ्रैक्शन के अंदर भी हमारा फ्रैक्शन अगर लगा होता है तो हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, रेसिप्रोकल। तो ये साइन थीटा है, ये साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। ध्यान से करिएगा, कोई स्टेप मिस नहीं होना चाहिए। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो जाएगा इंटू साइन थीटा। ठीक है, एक एक करके स्टेप करना है, बिल्कुल मिस ना हो कोई भी स्टेप। चलिए अगला स्टेप देखेंगे। अब आप लोग ध्यान से देखिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, टर्म सेम है लेकिन खाली माइनस का फर्क है, खाली माइनस का फर्क है। तो ध्यान से देखिएगा, मैं इस साइन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का सिंबल चेंज कर देता हूँ, है ना, माइनस बाहर निकाल लेता हूँ और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को कॉमन ले लूँगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉमन ले लिया मैंने। अब ध्यान से देखिएगा ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर ऊपर तो मेरा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा के नीचे क्या है, कॉस थीटा। साइन हमारा आएगा माइनस का, क्यों, क्योंकि मैंने ये जो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा था इसमें से माइनस को कॉमन बाहर निकाल लिया था। माइनस के बाद ये बचा मेरा कॉस स्क्वायर थीटा, डिवाइड में बचा साइन थीटा। ठीक है, तो ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी मैंने इसको अलग पेन से मार्क किया है। चलिए अब सिंपली इसको सॉल्व करना है हमको, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ध्यान से देखिएगा क्या कर रहा हूँ मैं, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा, ये एलसीएम लूँगा अगर तो साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ये मेरा सिंपली मैंने एलसीएम लिया। अब बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, स्पेस थोड़ी सी कम है तो इसलिए ऊपर लिख रहा हूँ, फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है, याद होना चाहिए। फॉर्मूला हमारा होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। सोचिए यहाँ पे अब उस फॉर्मूले को हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। तो ऐसा नहीं कि अगर हम ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं तो अब हमने जो बाकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के फॉर्मूले पढ़े हैं वो भूल जाए, नहीं, है ना, उनका भी कहीं ना कहीं एप्लीकेशन हो सकता है। तो चलिए ध्यान से लिखेंगे, ये हो जाएगा सबसे पहले हमारा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। चलिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब, सबसे पहले ए माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, डिवाइडेड बाय हमारा साइन थीटा कॉस थीटा है। थोड़ी सी राइटिंग ऐसी हो गई है, आई होप आप लोग समझ पाएंगे। ठीक है ना, ये हमने सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करा, ये जो ऊपर मैंने फॉर्मूला लिखा है। अब आप लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब अगला स्टेप, जो चीज़ हमारी बच गई है उसको नोट डाउन कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अभी स्टार्टिंग में बताया था कि 1 होता है, तो ये बचा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। इसको सेपरेटली अगर मैं डिवाइड कर दूं, सेपरेटली, है ना, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से सेपरेटली डिवाइड कर दूं, तो ये साइन थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा कॉस थीटा तो 1 हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन साइन थीटा होगा कोसेक थीटा और 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा सेक थीटा, जो कि है हमारा RHS। और इसी चीज़ को हमको अपने क्वेश्चन के अंदर प्रूफ करना था, है ना। तो थोड़ा सा स्पेस कम था, छोटा छोटा मैं लिख पाया, लेकिन मैं तभी साथ साथ मैं बोल रहा था ताकि आप लोग उसको नोट डाउन करते रहें। तो ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब आप लोगों ने देखा यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी हमने यूज़ करी, है ना। तो अब वो बात वही है कि हम अगर बड़ी क्लास में आ रहे हैं तो ऐसे नहीं कि छोटी क्लास की हर एक चीज़ को हमको छोड़ देना है, भूल जाना, नहीं। बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले होते हैं जो कि हमने छोटी क्लास में पढ़े,
लेकिन उसका एप्लीकेशन बड़ी क्लासेस के अंदर भी है। तो अगर इस क्वेश्चन के अंदर आपको ए क्यू माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ना पता होता तो आप यहाँ पे फंस सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था। तो आई होप सेशन आपको आज का अच्छा लगा होगा, क्लास अच्छी लगी होगी। कोशिश करें मैंने जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको मैं बता पाऊँ, कंसेप्ट सारे बता पाऊँ। आई होप आप लोगों को समझ में भी आया होगा। बाकी ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको बार बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। एनसीईआरटी बुक के अंदर आपके बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, कम से कम 11 to 12 क्वेश्चन हैं प्रूफ करने वाले, है ना। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी हैं, वो आपको प्रैक्टिस करनी है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक मेक श्योर कि आप लोग प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।